Hello, my dear friend. Welcome to my YouTube channel Lux Vision. माय डियर फ्रेंड, आपको पता होगा कि आज हम काफी दिनों के बाद मिल रहे हैं। मतलब इससे पूरा वीडियो में हमने हिस्ट्री से रिलेटेड ही शायद एक दो टॉपिक पर चर्चा की थी, सिर्फ स्टोन एज वाले टॉपिक पर की थी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक पर चर्चा करेंगे और हमारा ये इकोनॉमी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं हम इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, अक्सर इसके क्वेश्चन जो होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये तो उसके लिए तो आपके लिए है फायदेमंद। लेकिन अगर आप अपने देश की इकोनॉमी को समझना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो भी आपके लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो है। करते हैं माय डियर फ्रेंड अपने टॉपिक की स्टार्टिंग। तो टॉपिक का नाम है बच्चों इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक पॉलिसी इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों हम आर्थिक नीति। क्या कहते हैं? देखो, मैं इंग्लिश और हिंदी की टर्मिनोलॉजी एक साथ लिखते हुए चलूंगा, ठीक है, तो उससे कंफ्यूजन नहीं होना। कुछ बच्चे इस बात से भी आते हैं कि हमें इससे एग्जाम में हेल्प मिलेगी, तो एग्जाम में यार वर्डिंग लैंग्वेज को भी चेंज कर सकता है, तो इसलिए हम दोनों बाइलिंगुअल लैंग्वेज लेकर चलते हैं। ठीक है, तो इसको इकोनॉमी पॉलिसी को हिंदी में बोलते हैं बच्चों आर्थिक नीति। क्या बोलते हैं? आर्थिक नीति। आर्थिक नीति क्या होती है? मतलब कि हमारे देश में या किसी भी कंट्री में इन्फ्लेशन को, डिप्रेशन आई मीन मुद्रास्फीति और मंदी को कंट्रोल करने के लिए कुछ पॉलिसीज होती है जिसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि देश में महंगाई और मंदी। महंगाई का मतलब ये होता है कि जब लोगों के पास लिक्विडिटी ज्यादा हो जाती है। मंदी का मतलब ये होता है कि जब लोगों के पास लिक्विडिटी बहुत ही कम होती है। सरल सा मतलब ये समझिए। जब हम इन टॉपिक पर आएंगे तो वहां पर विस्तार पूर्वक टेक्निकल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए इतना याद रखना है कि हमारे देश में इन्फ्लेशन और मंदी को कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसी लाई जाती है उस पॉलिसी को बोलते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी आर्थिक नीति। ठीक है, तो आर्थिक नीति क्या होती है? तो आपको दो लैंग्वेज याद रखनी है, इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति और मंदी यानी डिप्रेशन। रिसेशन भी बोलते हैं इसको, रिसेशन, मंदी। इनको कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसी लाई जाती है उसको बोलते हैं हम इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक पॉलिसी बच्चों दो टाइप की होती है। टाइप की होती है दो। अब आपको इनके नाम सुनने को मिले होंगे, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी। दूसरी होती है बच्चों फिस्कल पॉलिसी। क्या होती है? फिस्कल पॉलिसी। इसको हिंदी में बोलते हैं मौद्रिक नीति। क्या बोलते हैं? मौद्रिक नीति। और उसको फिस्कल पॉलिसी को बोलते हैं बच्चों राजकोषीय नीति। क्या बोलते हैं? राजकोषीय नीति। तो पहले बेसिक थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं, फिर इसके उपरांत इनमें विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। बेसिक डिफरेंस क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी को या तो आरबीआई लाता है जो कि देश का सेंट्रल बैंक है, या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इसका निर्माण करती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है इसको अभी हम पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि मॉनेटरी पॉलिसी का जो निर्माण होता है, जो निर्माण करता होता है, तो आरबीआई होता है या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है। और जबकि फिस्कल पॉलिसी का जो निर्माण होता है वो सरकार करती है, गवर्नमेंट करती है, भारत सरकार करती है। समझे? मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है शॉर्ट टाइम पॉलिसी होती है। क्या होती है बच्चों? शॉर्ट टाइम पॉलिसी होती है। मतलब शॉर्ट टाइम का मतलब है अल्पकालिक नीति, एक वर्ष या उससे कम, या उससे कम समय के लिए जो नीति होती है उसे बोलते हैं बच्चों हम मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी। और जबकि आपकी फिस्कल पॉलिसी जो होती है ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है। ये क्या होती है? लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है। ठीक है, इकोनॉमी में शॉर्ट टर्म का मतलब होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों अल्पकालिक। क्या बोलते हैं? अल्पकालिक। ठीक है, और लॉन्ग टर्म को हिंदी में बोलते हैं दीर्घकालिक। दीर्घकालिक।
तो जो आपकी फिस्कल पॉलिसी होती है ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है, मतलब जब ये लाई जाती है तो एक वर्ष के लिए लाई जाएगी या उससे अधिक समय के लिए लाई जाएगी। और जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी होती है ये लाई जाएगी आपके अल्पकालिक समय के लिए। ये बेसिक से डिफरेंसेस में याद रखनी है, दो तीन डिफरेंस इसको याद रख लें। इतनी बात स्पष्ट हुई? ठीक है, अब हम डिटेल से पढ़ते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, हेडिंग डालिए फ्रेश मॉनेटरी पॉलिसी। मौद्रिक नीति, पहला पॉइंट तो वही याद रख लेना क्या इसका जो निर्माण है, जो इसको बनाने का काम करता है वह तो आरबीआई करेगा या एमपीआई। आरबीआई आपको पता होगा कि ये देश का सेंट्रल बैंक होता है, देश का केंद्रीय बैंक। ये आरबीआई क्या होता है क्या नहीं, तो मैंने विस्तार पूर्वक फुल डिटेल से वीडियो बनाई हुई है आरबीआई वाले की वीडियो, आरबीआई वाले चैप्टर पर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो वो वीडियो जरूर देख लेना। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण कौन करता है, तो आरबीआई करेगा। आरबीआई नहीं करेगा तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करेगी। पहले आरबीआई करता था लेकिन वर्ष 2016 में संशोधन कर कर एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को लाया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है? जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है माय डियर फ्रेंड, ये देश में मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करती है। क्या करती है? देश में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करती है। कैसे करती है मैं अभी बताऊंगा आपको। अभी आपको याद रखना है कि इन्फ्लेशन यानी इन्फ्लेशन रेट को क्या करती है? नियंत्रित करती है, कंट्रोल करने का कार्य करती है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी जो बच्चों होती है वो दो टाइप की होती है। क्या होती है? मॉनेटरी पॉलिसी दो टाइप की होती है, ध्यान से समझेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी दो टाइप की होती है। एक होती है बच्चों आपकी डियर मॉनेटरी पॉलिसी। क्या होती है ये? डियर मॉनेटरी पॉलिसी। दूसरी होती है बच्चों की चीप मॉनेटरी पॉलिसी। क्या होती है? चीप मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, चीप का मतलब होता है सस्ती, डियर का मतलब होता है महंगी। ठीक है, तो इसको मैं हिंदी में भी लिखना चाहूँ तो लिखता हूँ महंगी मौद्रिक नीति। महंगी मौद्रिक नीति, इसको कहेंगे तो हम सस्ती मौद्रिक नीति। सस्ती मौद्रिक नीति। अब इनके और भी दूसरे और भी नाम है, वे भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि अक्सर एग्जाम में ये नाम नहीं देता और दूसरे नाम देता है। जैसे डियर मॉनेटरी पॉलिसी के और भी नाम होते हैं। जैसे मैं आपको कहूँ कौन कौन से नाम होते हैं, तो सबसे पहले याद रखो आप, इसका होता है संकुचित भी होता है। संकुचित, संकुचित मुद्रास्फीति क्या होती है? यही होती है। एक होता है कड़ी मुद्रास्फीति, एक और होता है इसका दूसरे लैंग्वेज में नाम है होकिस। तो हमें इसे याद रखना, एग्जाम में अक्सर यही देता है। ठीक है, ये भी आपको नाम याद रखने हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो कितने प्रकार की होती है। संकुचित भी लिखा पा सकता, आपको कड़ी भी लिखा पा सकता, होकिस भी लिखा पा सकते हैं। इसके तीनों नाम है। और तीसरी और दूसरी होती है आपकी चीप मॉनेटरी पॉलिसी। क्या होती है ये? चीप मॉनेटरी पॉलिसी। इसके भी और कुछ नाम होते हैं, याद रखने हैं आपको। एक का नाम है इसका विस्तारवादी नीति। विस्तारवादी नीति, ठीक है। और डाउ, डाउ मॉनेटरी पॉलिसी हो गया। ठीक है, ये आपको याद रखने, एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताना। कोई भी चीजें समझ में नहीं आई हो
तो मैं आपके लिए दोबारा से वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, जो भी आप डाउट भेजोगे उसके माध्यम से। तो सबसे पहले समझते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। इसका निर्माण आरबीआई या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, देश में मुद्रास्फीति को कंट्रोल करती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कितने प्रकार की होती है बच्चों, दो प्रकार की होती है। पहली डियर मॉनेटरी पॉलिसी, चीप मॉनेटरी पॉलिसी। बोलो, डियर मॉनेटरी पॉलिसी, चीप मॉनेटरी पॉलिसी। डियर मॉनेटरी पॉलिसी, चीप मॉनेटरी पॉलिसी। डियर मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ और नाम होते हैं, बिल्कुल होते हैं, जैसे संकुचित, कड़ी, हॉकिस। संकुचित कड़ी, हॉकिस, संकुचित कड़ी, हॉकिस। दूसरा होता है बच्चों डियर मॉनेटरी पॉलिसी। डियर मॉनेटरी पॉलिसी के भी और नाम होते हैं, विस्तारवादी नीति होती है ना, हॉकिस नीति, वो डाउन नीति होती है। बातें स्पष्ट हो गई। चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ इन डियर मॉनेटरी पॉलिसी और चीप मॉनेटरी पॉलिसी के विषय में आपके लिए क्या होती है। चलिए, तो बच्चों हम पढ़ रहे थे मॉनेटरी पॉलिसी। एमपी मध्य प्रदेश मत समझना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मत समझना, एमपी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी। कितने प्रकार की, दो प्रकार की, डियर मॉनेटरी पॉलिसी, चीप मॉनेटरी पॉलिसी। वन बाय वन कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं बच्चों हमारे सामने डियर मॉनेटरी पॉलिसी। जब आरबीआई या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डियर मॉनेटरी पॉलिसी को बनाती है, तो इसके तहत जो आरबीआई होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होता है, वो अपने बेंचमार्क रेट को बढ़ा देता है। क्या बढ़ा देता है बच्चों, अपने बेंच मार्क रेट को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। बेंचमार्क रेट जैसे रेपो रेट, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट, इनमें क्या कर देता है, इंक्रीजमेंट कर देता है। क्लियर हुई। अब आप सोचिए, खुद सोचिए, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक रेट बढ़ा देता है अपने, तो जो कोई भी बैंक होते हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेते हैं, तो उनको जो लोन मिलेगा वो महंगाई, मतलब कि अगर रेट बढ़ा देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि महंगा लोन मिलेगा। फिर जो वही बैंक जब कस्टमर को लोन देंगे तो सामान्य सी बात है कि वे और महंगा देंगे। ठीक है, तो इस वजह से वो जो लोन लेना हो जाएगा बच्चों, वो महंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। और जो लोग होंगे, लोग बाग होंगे, वो बैंक से जल्दी से लोन लेना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उनको उच्च ब्याज दर पर लोन मिलता है। क्लियर हुई बात। इसी प्रकार जब लोग वगैरह लोन ज्यादा ले लेंगे, तो लोगों के पास जो होगी लिक्विडिटी क्या होगी, कम होगी। और लिक्विडिटी कम होने से लो इन्फ्लेशन कुछ हद तक कंट्रोल की जा सकती है या की जाएगी। देखते हैं कैसे, ध्यान से समझो आप। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। देखो, ये आरबीआई है, इसको बोलते हैं बैंकों का बैंक। इसके अंतर्गत बहुत सारे बैंक आते हैं, जैसे एचडीएफसी, ठीक है, आईसीसीआई, आईसीआईसीआई जो भी है, ठीक है, आईडीबीआई या पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, बहुत सारे क्या आते हैं, बैंक आते हैं। फिर इन बैंक के नीचे आते हैं कस्टमर। क्या आते हैं, कस्टमर। ध्यान से समझिए, जब हमको पैसे की जरूरत होती है तो हम बैंक के पास जाते हैं लोन लेने। क्या लेने, लोन लेने। अगर जब बैंकों को भी पैसों की जरूरत होती है तो वे जाते हैं आरबीआई के पास लोन लेने। किसके पास जाते हैं, आरबीआई के पास लोन लेने। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने बेंचमार्क रेट में इंक्रीजमेंट की है, तो सामान्य सी बात है रेपो रेट भी बढ़ेगा। ये रेपो रेट क्या होता है, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप देख लेना वीडियो। रेपो रेट वो रेट होता है जिस दर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अन्य बैंकों को अल्पकालिक या दीर्घकालिक उधार देता है, उसको बोलते हैं रेपो रेट। अब आप खुद सोचो, अगर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बेंचमार्क रेट को बढ़ाया है, तो सामान्य सी बात है कि रेपो रेट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिन बैंकों को लोन देगा, तो सिंपल सी बात है कि उच्च ब्याज, जो इंटरेस्ट रेट होएगा वो क्या होएगा, ज्यादा होएगा।
इंटरेस्ट रेट। तो बैंकों को जो ब्याज, जो लोन मिलेगा, जो पैसा मिलेगा वो महंगा मिलेगा, ठीक है। और फिर जब कस्टमर लेंगे तो कस्टमर को बैंक की तुलना में और महंगा ऋण मिलेगा। तो कुछ मात्रा में हम क्या कर सकते हैं, लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लिक्विडिटी को अवशोषित कर सकते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को कर दिया 5%। कितना कर दिया? 5%। समझ गए? अब कोई भी बैंक को लोन चाहिए होगा तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको कितने कर देगा? 5% कर देगा। अगर फिर यही बैंक कस्टमर को देंगे तो 5% पर थोड़ी देंगे, वे देंगे 8% पर, वे देंगे 9% पर। तो सिंपल सी बात है, जब रेट बढ़ेगा तो जो लोग होंगे वो लोन लेना पसंद नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, मार्केट में लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब किया जाएगा। और आपको सामान्य सा मतलब इन्फ्लेशन का इतना होता है कि जब मार्केट में मुद्रा की संख्या ज्यादा हो जाती है, लिक्विडिटी जब ज्यादा अत्यधिक मात्रा में हो जाती है और उसका वैल्यू कम हो जाता है, उस सिचुएशन को हम इन्फ्लेशन रेट बोलते हैं, जिसको हम आगामी वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इतनी बातें स्पष्ट हो गई? बिल्कुल। चलिए, तो डियर मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब इतना होता है कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने बेंचमार्क रेट में इंक्रीजमेंट करता है और बैंकों को मिलने वाला लोन महंगा हो जाता है, तो सामान्य सी बात है कि कस्टमर को बैंकों की तुलना में और अधिक महंगा लोन मिलेगा, जिससे लोग उधार लेना पसंद नहीं करेंगे, तो मार्केट में लिक्विडिटी कम होगी। ठीक है, एक मैं सामान्य से उदाहरण देता हूँ आपको कि लिक्विडिटी बढ़ने से महंगाई कैसे बढ़ती है। देखता हूँ मैं एक सामान्य सा एग्जांपल देने का प्रयास करता हूँ, जैसे तो हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। देखिए माय डियर फ्रेंड, देखिए ये आरबीआई है, ये बैंक है, ये कस्टमर है, ठीक है। कस्टमर, ठीक है, जैसे किसी कस्टमर ने बैंक से लोन लिया, 1 लाख रुपए का लोन लिया। क्या लिया? 1 लाख रुपए का लोन लिया। तो इस कस्टमर को आसानी से लोन मिल गया। अब इस कस्टमर कस्टमर को मैं मान लेता हूँ कोई श्याम है, श्याम नाम का व्यक्ति है, कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। फॉर एग्जाम्पल श्याम ले लिया हमने, श्याम ने 1 लाख रुपए का लोन लिया। अब शाम की जेब में, उसकी पॉकेट में 1 लाख रुपए कैश आ गया। शाम की पॉकेट में कितना कैश है? 1 लाख रुपए कैश है। तो जब उसकी जेब में 1 लाख रुपए जेब में रहेगा तो वो किसी भी शॉप पर जाएगा, जैसे कि मिठाई वाले की शॉप पर गया, उसने कहा कि मिश्रा जी 1 किलो मिठाई पैक कर दो। अब भाई साहब की जेब में 1 लाख रुपए है, रेट पूछेगा वो? नहीं, कोई कचेगा पूछेगा, अरे पैसा बहुत है, आप जितने का उतने का तो हम ले लेंगे, ठीक है। तो भाई साहब के जेब में 1 लाख रुपए, तो वो रेट वोट नहीं पूछेगा, वो कहेगा कि भाई 200 रुपए की है, 200 रुपए किलो है, ठीक है। अगर एक सामान्य सा व्यक्ति होता है तो वो बोलता है कि अरे भाई थोड़ा कम कर ले, नहीं कर ले। अब अगले की जेब में पैसा है, रोकड़ा है, तो वो क्या कहेगा, जितने के भी हो भाई तू दे दे मुझे, चाहे तू आज 200 तू 500 तक के भी दे दे, ठीक है। इस सिचुएशन में महंगाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है, सामान्य व्यक्ति की तुलना में, क्योंकि अगर सामान्य सा व्यक्ति जाता है वो तो कहता है कम कर। तो इसी प्रकार से रिजर्व बैंक जब जब लोगों के पॉकेट में पैसा ज्यादा होएगा, तो पैसा ज्यादा होएगा तो जो लोग होंगे, जो लोगों के पॉकेट में जब पैसा ज्यादा होएगा, वे किसी भी शोरूम पर जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे, तो वे जो रेट रूट नहीं पूछेंगे, वो कहेंगे भाई जितने का भी उतने का हमको दे दे, क्योंकि वो नहीं बोल रहा है, उसका पैसा बोल रहा है। तो फिर आरबीआई क्या करता है, अपने बेंचमार्क रेट लाया, बेंचमार्क रेट में रेट को बढ़ाया, रेपो रेट बढ़ा, रेपो रेट में जैसे इंक्रीमेंट हुई तो बैंक को मिलने वाला रेट बढ़ा और इनको भी रेट बढ़ा। तो फिर जो ये श्याम बाबू है, इनको 1 लाख रुपए नहीं मिलेगा। वो जब उसके स्ट्रीट वाले की दुकान पर जाएगा तो कहेगा कि मिश्रा जी मिठाई कितने भाव है? कहेगा 200। अरे कहेगा मिश्रा जी इतना महंगाई हो गई है, थोड़ी तो कम कर लो, ठीक है। क्योंकि अब वो, क्योंकि जब पैसा बोल रहा था, अब पैसा नहीं बोल रहा है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में याद रखो, डियर मॉनेटरी पॉलिसी के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने ब्याज दर में वृद्धि करता है, इंक्रीजमेंट करता है, ठीक है। अब हम दूसरी मॉनेटरी पॉलिसी को पढ़ेंगे, जिसका नाम होता है बच्चों चीफ मॉनेटरी पॉलिसी, सीएम। सीएम चीफ मिनिस्टर नहीं, चीफ मॉनेटरी पॉलिसी। चलिए,
चीफ मॉनेटरी पॉलिसी के तहत क्या करता है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है वो अपने बेंचमार्क में, बेंचमार्क रेट में क्या कर लेता है, कमी कर लेता है। क्या कर लेता है, कमी कर लेता है। आपने देखा होगा जब कोविड के समय में लोगों के पास पैसों की बहुत कमी आ गई थी, मंदी कम आ गई थी, सरकार ने लोगों के व्यवसाय को वृहद लोगों के व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए चीप मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाया था आरबीआई ने। तो चीप मॉनेटरी पॉलिसी कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने बेंचमार्क रेट में क्या कर देगा, कमी कर देगा। जैसे रेपो रेट क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, रिवर्स रेपो रेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेट्स सपोज ये आरबीआई है, ये बैंक है, और इसके नीचे होता है कस्टमर। क्या होता है, कस्टमर। ठीक है, जब आरबीआई ने अपने रेपो रेट में कमी कर दी तो सामान्य सी बात है कि बैंक को भी सस्ता लोन मिलेगा, तो कस्टमर को भी कहीं ना कहीं सस्ता लोन मिलेगा, जिससे कस्टमर जो होगा आसानी से लोन ले पाएगा, और लोन लेने के बाद वो अपने अच्छे से व्यवसाय को स्टार्ट कर पाएगा, जिससे कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी ग्रोथ होगी। समझ में आई ये बात? ठीक है, ये दो मॉनेटरी पॉलिसी आपको याद रखनी है। एक बार मैं आपको इसका ओवरव्यू से करा देता हूँ ताकि चीजें सही क्लैरिटी के साथ क्लियर हो जाए आप लोगों के। देखिए, डियर मॉनेटरी पॉलिसी, अगर आरबीआई जो है डियर मॉनेटरी पॉलिसी को लाता है तो जो उधार होएगा वो क्या मिलेगा, महंगा। डियर मॉनेटरी पॉलिसी को लाता है तो उससे मैंने सी बात बताऊं कि जो बेंचमार्क रेट होते हैं उनमें इंक्रीजमेंट हो जाएगी। बेंचमार्क रेट बढ़ेंगे तो उधार क्या हो जाएगा, उधार क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। उधार महंगा होने से जो लोग होंगे वो उधार लेना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, उधार में कमी, लिक्विडिटी, जब लोगों के पास उधार नहीं लेंगे तो सामान्य सी बात है लिक्विडिटी में कमी हो जाएगी, और ऐसा होने से हाई इन्फ्लेशन, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, उच्च मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकेगा। क्लियर हुई? अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ ये प्रश्न सामान्यतः पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मौद्रिक नीति के तहत उच्च मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी पे लिखा होता है बच्चों, डियर मॉनेटरी पॉलिसी। डियर मॉनेटरी पॉलिसी, सीएमपी देख लो, चीफ मॉनेटरी पॉलिसी। इसके तहत जो बेंचमार्क रेट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इनमें सामान्यतः क्या आती है, कमी आती है। उधार सस्ता, तो लोग उधार की मांग करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि लिक्विडिटी में वृद्धि हो जाएगी। सो सीएमपी मतलब चीप मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है मंदी को दूर करता है। क्या करता है, मंदी को दूर करता है। तो ये बात समझ में आई है क्या, हाँ या ना? हाँ, चलिए, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इस पे हमने विस्तार से चर्चा कर ली। अब मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण करने वाले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए, इसको आप अपनी लैंग्वेज में नोट डाउन करते रहना। नेक्स्ट हेडिंग डालिए माय डियर फ्रेंड, एमपीसी, सच एज एमपीसी, इसको बोलते हैं बच्चों मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी
कमेटी। चलो हिंदी में भी इसका नाम बता दो। मॉनेटरी मतलब मौद्रिक, पॉलिसी मतलब नीति, कमेटी मतलब समिति, तो इसको बोलते हैं मौद्रिक नीति समिति। मौद्रिक नीति समिति क्या होती है ये? इसका निर्माण कब किया गया, इसका गठन कब किया गया? तो इसका गठन कब किया गया था? 2016 में। 2016 से पूर्व 2016 से पूर्व मॉनेटरी पॉलिसी का जो निर्माण था वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता था, परंतु 2016 के उपरांत एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करता है। ध्यान से समझते हैं। अभी सबसे पहले इसका हम समझते हैं इसका निर्माण या इसका गठन। निर्माण तो या गठन से बात करेंगे। इसका गठन कैसे होता है तो हमेशा याद रखना, आरबीआई एक्ट 1934 की सेक्शन 45 जेड बी के अंतर्गत इसका गठन किया जाता है। कब किया जाता है? वर्ष 2016 में। ये यहाँ तक कि वर्ष तक पूछा गया माय डियर फ्रेंड कि मॉनेटरी पॉलिसी का गठन कब हुआ? 2016 में हुआ। किसके तहत हुआ? आरबीआई एक्ट के तहत हुआ। कौन सी धारा के तहत हुआ? आरबीआई एक्ट 45 जेड सेक्शन के तहत हुआ। इतने डीपली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आज की तारीख में। ठीक है, तो इसलिए डिटेल से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। अब कोई गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए मैं संकेत कर देता हूँ क्वेश्चन कहाँ से पूछने की संभावना है, तो ये सेक्शन हमेशा याद रखना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये कब गठन किया गया था? 2016 में। इम्पोर्टेंट है। कौन सा एक्ट? आरबीआई एक्ट 1934। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये तीन बातें इम्पोर्टेंट है एक लाइन में। इज इट क्लियर? से लाउडली यस या नो? यस। चलिए, आपकी यस की आवाज आ जाती है मुझे। ठीक है, अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने सदस्य होते हैं? तो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है इसमें 6 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं? 6 मेंबर होते हैं। ठीक है, अध्यक्ष समेत। किसके समेत? अध्यक्ष समेत मतलब अध्यक्ष जो इसका जो चेयरमैन होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, वो भी उसको इंक्लूड करके 6 मेंबर होते हैं इसमें। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है भाई। एक तो सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने सदस्य होते हैं? तो 6 सदस्य होते हैं। अगर अध्यक्ष को बाहर निकाल दिया जाए या अध्यक्ष को सम्मिलित नहीं किया जाए या अध्यक्ष को चेयरमैन को एक्सक्लूडेड कर दिया जाए तो तब बताइए इसमें कितने मेंबर हैं? तो इसमें 5 मेंबर है। अगर हम चेयरमैन को इंक्लूड नहीं करते हैं तो चेयरमैन को इंक्लूड करते हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने सदस्य होते हैं बच्चों? 6। ये इंपॉर्टेंट है। और याद रखना क्या, इसमें 3 होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, 3 होते हैं आरबीआई के और 3 होते हैं भारत सरकार के मेंबर। 3 होते हैं भारत सरकार यानी इंडियन गवर्नमेंट के मेंबर। ठीक है, सभी सदस्यों के पास अपना अपना एक वोट होता है। किसी भी चीज पर जो फैसला लेना होता है तो कुछ वोटिंग की जाती है कि 3 इसके 3 इसके, और जब बहुमत में फैसला होगा मतलब 3 प्लस 1 होगा, जो 4 चाहेंगे वही होगा। ठीक है, तो याद रखना जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो चेयरमैन होता है, अध्यक्ष कौन होता है? सबसे पहले तो वो याद रखो, इसका जो चेयरमैन कौन होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का? वो होता है आरबीआई गवर्नर। कौन होता है भैया जी? आरबीआई गवर्नर। इसके क्या होते हैं? चेयरमैन होते हैं। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट फॉर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का चेयरमैन कौन होता है? तो आरबीआई गवर्नर होता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने सदस्य होते हैं? तो 6 सदस्य होते हैं, 6 मेंबर होते हैं। स्पष्ट है बातें? जो आरबीआई गवर्नर होता है माय डियर फ्रेंड, इसके पास 2 वोट होते हैं। एक को बोलते हैं हम कास्टिंग वोट। क्या बोलते हैं? कास्टिंग वोट। और एक नॉर्मल वोट। नॉर्मल वोट तो वो होता है जो सभी सदस्य को मिला हुआ होता है, तो उसमें से एक सदस्य ये है तो इनको नॉर्मल वोट का दर्जा मिला गया।
और एक चेयरमैन का अपना एक वोट होता है जिसको हम बोलते हैं कास्टिंग वोट। जैसे कि कोई भी फैसला लेना है तो तीन यहाँ पर भी तीन, मतलब कि तीन तीन का फैसला हुआ है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर के पास एक कास्टिंग वोट है, या तो वो इस फैसले में अपने वोट डाले या उस फैसले में जिससे सॉल्यूशन किया जा सके, उसको बोलते हैं। बताओ, ये बात क्लियर है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वाली? ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कब किया गया था, इसमें कितने मेंबर होते हैं। इसका कार्य है मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण करना। ठीक है, कार्य में मैं लिख देता हूँ। चलो ये बातें आप लिख लेना। कार्य पूछे तो इसका मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण। अच्छा मुझे बताओ, मॉनेटरी पॉलिसी का जो रिव्यू होता है, समीक्षा होती है, वो कितने होते हैं? याद रखना, मॉनेटरी पॉलिसी का जो निर्माण होता है, जो इसको रिव्यू बोलते हैं, रिव्यू यानी समीक्षा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। मॉनेटरी पॉलिसी की जो समीक्षा होती है वो वर्ष में 6 बार, वर्ष में कितने बार? 6 बार, का मतलब है कि प्रत्येक दूसरे महीने, प्रत्येक दूसरे महीने, हर सेकंड मंथ, प्रत्येक दूसरे महीने इसकी क्या होती है? समीक्षा होती है। प्रत्येक दूसरे महीने से क्या होती है बच्चों? समीक्षा होती है। इसको रिव्यू किया जाता है हर 2 महीने बाद। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठती है वो जांच करती है कि देश में इन्फ्लेशन तो नहीं ज्यादा हो रहा है, एक्सेट्रा, ये कार्य करने का कार्य करती है। तो आपको यहाँ से भी प्रश्न बनने के चांस है। और आपने शायद पता होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी ने, मॉनेटरी पॉलिसी देखो, आर मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ, ज्यादा नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारत सरकार के बीच में एक समझौता हुआ था जिसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के तहत भारत सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक कार्य सौंपा था कि भाई जो मॉनेटरी पॉलिसी, जो आपकी इन्फ्लेशन है ना, वो आपको इतनी रखनी है, 4 ± 2, मतलब न्यूनतम 2, अधिकतम 6, ये रखनी है आपको। ठीक है, और आरबीआई ने 2021 से लेकर 2026 तक हुआ था ये एग्रीमेंट कि आपको 5 वर्षों में जो भारत के जो मुद्रास्फीति है वो इतनी ही नियंत्रित रखनी है। अगर कभी ये अनियंत्रित हो जाती है तो आपको लिखित रूप में आपको नोटिस देना पड़ेगा। उसी को बच्चों बोलते हैं हम एमपी, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। इसको याद रख लेना कहीं, एमपीएफए। ये भी प्रश्न आता है हमेशा कि एमपीएफए किस किस के मध्य हुआ था, तो आरबीआई और भारत सरकार के मध्य होने वाले एग्रीमेंट को बोलते हैं हम एमपीएफए, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बिटवीन आरबी सेंट्रल बैंक एंड इंडियन गवर्नमेंट। क्लियर है ये बात? चलिए, मुझे नहीं लगता है कि अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से कोई भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये मैंने आपको जितना बताया है मोर देन सफिशिएंट है फॉर योर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और अगर जो लोग जनरल अवेयरनेस के रूप में इसको जानना चाहते हैं तो उनके लिए भी बहुत ही लाभदायक है। ठीक है, चलिए चलिए बच्चों, चलिए, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी होगी फिनिश। अब हम कर लेते हैं फिस्कल पॉलिसी के विषय में चर्चा। किसके विषय में बच्चे? फिस्कल पॉलिसी। सेकंड है आपकी फिस्कल पॉलिसी। बताओ इसको हिंदी में क्या बोल लेंगे? शाबाश, आप लोगों के मन की आवाज आ जाती है मेरे तक, डोंट वरी। आप, मुझे पता है कि आप मन ही मन में बोल रहे होंगे या तेज के बोल रहे हो, फिर भी आपकी आवाज आ जाती है, डोंट वरी। फोर्स फिस्कल पॉलिसी, इसका निर्माण कौन करता है? भारत सरकार। क्या भारत सरकार खुद करती है? हाँ, खुद करती है, इंडियन गवर्नमेंट। अब इसका टाइम काल क्या होता है? तो इसका जो समय काल होता है 1 वर्ष और उससे ज्यादा, 1 वर्ष या उससे
अधिक। तो इसीलिए कौन सी पॉलिसी होती है? दीर्घकालिक नीति होती है। क्या होती है बच्चों? दीर्घकालिक नीति होती है ना, इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म पॉलिसी। क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म पॉलिसी। शाबाश शाबाश बच्चों, शाबाश, वेरी गुड। इसका कार्य क्या होता है? इसके कार्य याद रखने हैं आपको। वर्क क्या होता है? गरीबी को कम करना, गरीबी को कम करना। कि थोड़ा सा लर्निंग और ज्यादा इसमें याद करना। गरीबी को कम करना। क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित निम्नलिखित आर्थिक नीति में से कौन सी नीति गरीबी को कम करती है? तो ऑप्शन ए पर लिखा रहता है मौद्रिक नीति, दूसरे पर लिखा रहता है राजकोषीय नीति, तीसरी पर लिखा जाता है कि दोनों, चौथी पर लिखा जाता है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साधारण से बच्चे क्या मानेगा? दोनों। लेकिन समझदार व्यक्ति जो मेरी वीडियो देख रहा है, राजकोषीय नीति। चलिए, और तो गरीबी को कम करता ही, और दूसरा इसका काम क्या है? बेरोजगारी में कमी कर। बेरोजगारी इकोनॉमी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में इस पर चर्चा करूंगा, और जो रिसेंटली जो भारत सरकार जो रिपोर्ट आई है उन पर भी मैं विस्तार से चर्चा करूंगा इसको लेकर। बेरोजगारी में कमी कर रोजगार में वृद्धि करना इसका प्रमुख कार्य होता है। ठीक है। रिसोर्सेज जो भी संसाधन है उसको जस्टिस, रिसोर्सेज को आई मीन संसाधन को, ठीक है, न्याय के साथ वितरण करना इसका प्रमुख कार्य। इसके दो तीन उद्देश्य होते हैं, बेसिक आपको इतना याद रखना है। क्लियर? अब इसके घटक पूछे जाते हैं। इसके चार घटक होते हैं। पहला तो ये इसका निर्माण भारत सरकार करता है। समय दीर्घकालिक नीति होती है, गरीबी को कम करते हैं, बेरोजगारी और रिसोर्सेज का वितरण करना इसका कार्य होता है। अब हम समझेंगे बच्चों, क्या क्या समझेंगे हम इसके घटक। जो आपकी फिस्कल पॉलिसी होती है उसके घटक, घटक बोलते हैं उसके कंपोनेंट। ठीक है। पहला तो होता है इसका बच्चों राजस्व, आय नीति। दूसरा होता है इसका व्यय नीति। तीसरा होता है ऋण नीति। चौथा होता है बजटीय नीति। चार नीति जल्दी से याद कीजिए सभी बच्चे। राजकोषीय नीति के कितने घटक होते हैं? चार। आय नीति, व्यय नीति, ऋण नीति, बजट नीति। आय नीति, व्यय नीति, ऋण नीति, बजट नीति। आय नीति, व्यय नीति, ऋण नीति, बजट नीति। शाबाश, वेरी गुड। राजस्व नीति का जो संबंध होता है सरकार के राजस्व से होता है, सरकार के राजस्व से होता है, इनकम से होता है। और आपको ज्ञात होगा कि सरकार का जो राजस्व होता है दो तरह से आता है, एक तो डायरेक्ट टैक्सेस से और एक इनडायरेक्ट टैक्सेस से, जिसके विषय में हम पढ़ेंगे। व्यय नीति का जो संबंध होता है सरकार के खर्च से होता है, सरकार के खर्च से होता है। ऋण नीति का संबंध जो होता है सरकार के ऋण लेने से होता है। जो भारत सरकार जो ऋण लेती है विदेशों से, उस विदेशों से, ठीक है, ऋण नीति का उसका संबंध है। बजटीय नीति का जो संबंध होता है बजट बनाने से होता है, बजट बनाने से होता है। और आपको ज्ञात होगा कि भारत सरकार का जो बजट है और जो इकोनॉमिक सर्वे है वो वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य सेवा विभाग बनाता है। बेसिक इसमें यही बातें पढ़ देती है, मत कहना कि मैंने तो इतना जल्दी जल्दी बता दिया, हमारे तो ऊपर से गया। तो कोई ऊपर से जाने की बात नहीं है। मैंने इतना कहा है कि राजकोषीय नीति के बेसिकली कुछ चार घटक होते हैं। पहला हो गया राजस्व नीति या आय नीति, व्यय नीति, ऋण नीति और बजटीय नीति। राजस्व या आय नीति का जो संबंध होता है वो राजस्व से होता है, सरकार के इनकम से होता है कि सरकार को इनकम कहाँ से आती है। भारत सरकार को जो टैक्स जो राजस्व होता है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर से आता है। और जो व्यय नीति का जो संबंध होता है वो खर्च से होता है। जब भारत सरकार के पास राजस्व आ रहा है तो सामान्य सी बात है कि वो खर्च भी करेगी, कहाँ कहाँ पर, किस किस संदर्भ में खर्च करेगी,
वही नीति निर्धारण करेगी, ऋण नीति, ऋण लेने से मत, बजट नीति, बजट बनाने से। एक दो और बातें याद, बस इसमें यही बात याद रखनी और ज्यादा तनाव मत ले, ठीक है। अब बजट, ये जो बजट होता है वो क्या कौन बनाता है, ध्यान से समझिए इसके बारे में, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले बात तो मैं आपको ये बता देता हूँ, जो बजट नामक जो शब्द है, जो ये बजट है, हमारे भारतीय संविधान में इसका उल्लेख है ही नहीं है। हमेशा याद रखना, प्रश्न आएगा ही आएगा, क्या बजट शब्द का भारतीय संविधान में उल्लेख है, तो आंसर है नहीं। तो इसकी जगह पर क्या है, तो इसकी जगह पर है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या बच्चों, वार्षिक वित्तीय विवरण। इसकी जगह पर कौन सा शब्द प्रचलित है, अनुच्छेद 112 को ध्यान से पढ़ना, वहां पर लिखा गया है बच्चों एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको बोलते हैं हम हिंदी में वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या बोलते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण। प्रश्न पूछा जाएगा कि बजट की जगह पर भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यूज हुआ है, तो आपको इसको आंसर टिक रखना है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये नामक शब्द यूज हुआ है। देखो बजट कौन बनाता है, देखो मैं बताता हूँ, बजट हो गया प्लस इकोनॉमिक सर्वे, इन दोनों को बनाने का जो कार्य है फाइनेंशियल या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का आर्थिक कार्य विभाग, यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछा गया, इस विभाग को याद कर लीजिए, आर्थिक कार्य विभाग। समझे, बजट और इकोनॉमिक सर्वे को बनाने का जो कार्य होता है वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा किया जाता है। और जो आपका इकोनॉमिक जो सर्वे होता है ये कौन बनाता है, ये बनाता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मुख्य आर्थिक सलाहकार, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। स्पष्ट है बातें, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या बजट भारतीय संविधान, बजट क्या बजट शब्द का भारतीय संविधान में उल्लेख है, आंसर नहीं है। तो इसकी जगह पर क्या है, तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 112 में बजट नामक शब्द के स्थान पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी एएफएस शब्द का उल्लेख किया जाता है। तो क्वेश्चन उठता है कि बजट कौन बनाता है, तो बजट और आर्थिक कार्य, जो बजट और जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे होता है इसको फाइनेंस मिनिस्ट्री के आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा इसको बनाया जाता है। तो इकोनॉमिक सर्वे कौन बनाता है, तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और वित्त मंत्रालय में बच्चों तो केवल 6 क्या होते हैं डिपार्टमेंट होते हैं, ये डिपार्टमेंट जो याद करना, मैं आपको नाम लिख दे रहा हूँ। देखो बच्चों, वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के विभाग, पहला होता है बच्चों आपका आय विभाग। क्या होता है, आय विभाग, यानी दूसरा होता है व्यय विभाग, तीसरा होता है आर्थिक कार्य विभाग, ठीक है, चौथा होता है विनिवेश विभाग। विनिवेश विभाग। पांचवा होता है आपका वित्तीय सेवा विभाग, वित्तीय सेवा विभाग। और एक लास्ट होता है आपका जो कि वर्ष 2021 में जोड़ा गया है, लोक उपक्रम विभाग, लोक उपक्रम विभाग।
लोक उपक्रम विभाग। जो विनिवेश विभाग है इसको दीपम भी बोलते हैं, इसके पुनर्व्याकरण दीपम, इसको फुल फॉर्म लिख लो, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, लिख लो इसका फुल फॉर्म, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। और जो लोक उपक्रम विभाग है इसको वर्ष 2021 में लाया गया था, वर्ष 2021 में, और वर्ष 2021 से पूर्व ये जो था हैवी इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री में था। ठीक है, इतने याद रखना। पहला बोलो जल्दी से, आय विभाग, व्यय विभाग, आर्थिक कार्य सेवा विभाग। आर्थिक कार्य सेवा विभाग, जो ये आर्थिक कार्य जो सेवा विभाग है ये क्या करता है, बजट बनाने का काम करता है, आपका बजट निर्माण ये डिपार्टमेंट करता है, समझ गए। और किस डिपार्टमेंट को दीपम कहा जाता है, तो विनिवेश। बातें स्पष्ट है या अस्पष्ट हो गई, स्पष्ट है क्या? चलिए बच्चों चलिए, अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं कि फिस्कल पॉलिसी कितने प्रकार की होती है बच्चों, 2 प्रकार की होती है, बस ये समझ लो, उसके बाद आपका लेक्चर फिनिश हो गया, आप फ्री हो जाना, मैं भी फ्री हो जाऊंगा आपसे, हाँ या ना, पक्का। चलो, एक होती है बच्चों प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। देखो फिस्कल पॉलिसी कितने प्रकार की, 2। पहला बोलो प्रो, प्रो प्रो एक शब्द चला है, प्रो क्या होता है? कुछ बच्चे फ्री फायर खेल रहे थे, भी कह रहे थे यार प्रो बंदा आ गया प्रो, तो मैंने उनसे पूछा था कि यार क्या होता है ये प्रो, उन्होंने कहा जो गेम में खेलने में हाई फाई बंदा होता है प्रो। मुझे तो पहली बार सुना है। तो यार हमारे इकोनॉमिक के लैंग्वेज में तो प्रो का मतलब साथ साथ होता है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमारे में तो ना प्रो का मतलब होता है कि जो बच्चा गेम अच्छी खेल लेगा। अच्छा, तो प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी, प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी, पहला ये हो गया। दूसरा आपको याद रखना बच्चों, काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी, काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, सबसे पहले तो हम समझेंगे प्रो शब्द आया है और एक काउंटर आया, इसका मतलब समझो। प्रो का मतलब और एक काउंटर, प्रो का मतलब होता है बच्चों साथ साथ, क्या होता है, साथ साथ। काउंटर का मतलब होता है विपरीत, विपरीत मतलब अपोजिट। ठीक है, तो ध्यान से याद रखिए, इसका मतलब पता है क्या, प्रो मतलब साथ साथ, इसका मतलब विपरीत। चलिए अब हम समझते हैं इनको, ये भी आपने साथ उतार लिया होगा, उतार लिया ना ये। चलो देखो भैया जी, इकोनॉमी में ना 2 सिचुएशंस ज्यादा होती है, या तो हमारी इकोनॉमी ग्रोथ करेगी, ग्रोथ करेगी तो क्या होएगा, समृद्धि दर बढ़ेगी। तो मतलब एक 2 सिचुएशन हो सकती है, तो ग्रोथ रेट क्या होगी, बढ़ेगी, और दूसरा क्या हो सकता है, ग्रोथ रेट घटेगी, कम होगी। ठीक है, जब हमारे जब ग्रोथ रेट बढ़ती है, जब ग्रोथ रेट बढ़ेगी तो आपको ये इक्वेशन याद होगा, y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस सी प्लस एम। अगर नहीं याद है तो आप, सी का मतलब होता है कस्टमर, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट। ठीक है, सी का मतलब यहाँ पर होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, सी आई जी, एक्स होता है यहाँ पर सेम एक्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, याद रखना है। जब हमारी ग्रोथ रेट ज्यादा होती है तो जब लोग क्या करते हैं, खर्च करते हैं ज्यादा से ज्यादा, सामान्य सी बात है। जब इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी या देश ग्रोथ करेगा तो लोगों की इनकम अच्छी होगी, तो लोग क्या करेंगे, ज्यादा क्या करेंगे, खर्च करेंगे। तो कस्टमर भी क्या करेगा, खर्च करेगा, इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा, खर्च होगा, इवन दो सरकार भी क्या करेगी, खर्च करेगी ज्यादा पैसे, सब जो भी प्रो। और ये भी क्या होएगा, ज्यादा होएगा, ये भी क्या होएगा, ज्यादा होएगा।
मतलब कि जब जो सामान्य सी बात, जब ग्रोथ रेट ज्यादा होगी तो सिंपल सी बात है कि सरकार भी पैसे खर्च करेगी ज्यादा, ये भी खर्च करेगी, ये भी सब खर्च करेंगे। ठीक है, सब खर्च करेंगे तो सरकार, भारत सरकार क्या करेगी, गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स में कमी कर देती है। टैक्स में क्या कर देती है, कमी कर देती है। ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चों हम प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। प्रो का मतलब होता है साथ साथ। साथ साथ का मतलब अगर जब ग्रोथ रेट बढ़ रही है तो भारत सरकार भी क्या करेगी, खर्च करेगी। मतलब कि भारत सरकार भी ज्यादा खर्च करेगी। ठीक है, और इकोनॉमिक ग्रोथ जब कम हो रही है तो जब भारत सरकार भी क्या करेगी, पैसे को कम करेगी। मैं आपको बताऊं, पहले इसका मतलब समझ लीजिए, मैं डिटेल से बताऊंगा। पहले तो एक इक्वेशन याद रखना, एक इक्वेशन याद रखना, सी आई प्लस जी प्लस एक्स प्लस एम। अब जब ग्रोथ रेट कम है तो लोगों के पास पैसा कम है तो कस्टमर पैसे को कम खर्च करेंगे, इन्वेस्टमेंट कम होएगा, सरकार भी कम खर्च करेगी, ये भी कम होएगा, सब कुछ क्या होएगा, कम ही होएगा। ठीक है, मतलब जैसी हमारी इकोनॉमी चल रही है, अगर सरकार भी उसी के हिसाब से बिहेव करने लगती है तो उसको बोलते हैं हम प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। इसको समझाने का प्रयास करता हूँ आपको। इकोनॉमी में कितनी सिचुएशन होएगी, दो। अगर ग्रोथ रेट हो रही है, ग्रोथ रेट क्या हो रही है, तो सरकार के पास दो ऑप्शन है, या तो प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी अपनाए, या वो अपनाए काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। बड़ा लंबा नाम है। प्रो का मतलब क्या होता है, साथ साथ। साथ साथ मतलब साथ साथ, जैसे कि ग्रोथ रेट बढ़ रही है, इंक्रीजमेंट हो रही है, तो सरकार ये भी क्या करेगा, ज्यादा पैसे कर, ये भी ज्यादा पैसे कर। सरकार भी तो सोचेगी भाई, जब सब ज्यादा पैसे खर्च करे तो हम क्यों पीछे रहे, तो ये भी ज्यादा पैसे खर्च, और ये भी। और सरकार चाहेगी कि भाई जब हम भी पैसे खर्च कर रहे हैं तो टैक्स क्या हो, कम से कम हो, टैक्स क्या हो, कम से कम हो, तो यहाँ पर टैक्स कम कर देती है। काउंटर का मतलब होता है विपरीत, यानी अलग अलग। जैसे y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स प्लस एम, सामान्य सी बात। ठीक है, काउंटर का मतलब होता है विपरीत। जब ग्रोथ रेट ज्यादा होती है, कस्टमर तो खर्च करेंगे ही करेंगे, और जो इन्वेस्टमेंट भी होएगा ही होएगा, लेकिन जो हम होएंगे, हम पैसे को बचाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो पागल है, दुष्ट है, ग्रोथ रेट बढ़ रहा है तो आप पैसे खर्च कर देंगे, आने वाली विपत्ति के बारे में कौन सोचे, तो हम तो सरकार है, हमें तो देश कानून चलाए, तो हमें तो सोचना पड़ेगा। सरकार इस भाव से सोचती है, इस पॉलिसी के तहत, काउंटर साइकिल पॉलिसी के तहत सब लोग खर्च कर रहे हैं तो करने दे, लेकिन हम इस सिचुएशन में पैसे को क्या करेंगे, बचाएंगे। क्या करेंगे, बचाएंगे। और पैसे बचाने के लिए हम टैक्स को क्या कर देंगे, बढ़ाएंगे। टैक्स को क्या कर देंगे, बढ़ाएंगे। तो जब जब ग्रोथ रेट होती है तो प्रो साइक्लिकल पॉलिसी में जो सरकार होती है पैसे को क्या करती है बच्चे, खर्च करती है, और टैक्स को कम करती है। काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी जब अपनाती है तो भारत सरकार क्या करती है, पैसे को कम खर्च करती है और टैक्स रेट को बढ़ाती है। तो प्रश्न हमेशा पूछा जाएगा, मैक्सिमम बच्चे यहाँ से पढ़ के नहीं जाते, उनको कंफ्यूज लगता है। अब पढ़ते हैं हम ग्रोथ रेट जब मंदी होती है, उसके भी दो सिचुएशन है, मैं इसको रब कर दूं, चलो मैं इतना कर दिया, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी, काउंटर फिस्कल पॉलिसी, काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, जब अब प्रो आ रहा है मतलब साथ साथ, ग्रोथ रेट क्या हो रही है, कम हो रही है, जब मंदी कम होएगी तो सी आई प्लस जी प्लस, जब भाई मंदी कम हो रही है तो गवर्नमेंट, मतलब मंदी हो रही है तो सरकार क्या करेगी, मतलब जब मंदी हो रही है तो कस्टमर क्या करेंगे, कम खर्च करेंगे, इन्वेस्टमेंट भी कम खर्च होएगा। सरकार भी अगर कम खर्च करने लगेगी तो देश का तो विकास होएगा ही नहीं। तो हमेशा याद रखना, जब मंदी आती है इसका मतलब क्या है, इकोनॉमिक बूम कर रही है, इसका मतलब मंदी है। जब भाई मंदी आ रही है,
कस्टमर भी कम कस्टमर भी कम खर्च कर रहे हैं, परिवार भी कम करे, इन्वेस्टमेंट भी कम करे, अगर सरकार भी कम खर्च करेगा देश का तो विकास होगा नहीं। तो हमेशा देखना इस सिचुएशन में सरकार क्या करती है भैया जी, खर्च ज्यादा करती है। क्या करती है? खर्च को ज्यादा करती है। समझ में आई बात? हाँ या ना? और इस सिचुएशन में जो टैक्स होता है वो क्या करने लग जाती है सरकार? कम करने लग जाती है, लोगों को राहत देती है। अरे सॉरी सॉरी यार, एक्सट्रीमली सॉरी है, मैंने उसका काउंट किया होगा, ऐसा नहीं लगा। सॉरी, एक्सट्रीमली सो सॉरी। प्रो का तो मतलब भी साथ साथ होता है। कस्टमर भी कम खर्च कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, तो सरकार भी तो कम खर्च करेगी, गवर्नमेंट भी कम खर्च करेगी। और सरकार कम खर्च करने के लिए मंदी की सिचुएशन में टैक्स में क्या कर देगी? इंक्रीजमेंट कर देगी, टैक्स को क्या कर देगी? बढ़ा देगी। ठीक है, अब हम इसकी बात कर लेते हैं काउंटर फिस्कल साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी में। y इक्वल टू सी आई प्लस जी प्लस एक्स प्लस एम। भाई काउंटर का मतलब विपरीत। ये तो कम खर्च करेंगे ही करेंगे, ये भी कम खर्च करेंगे, सरकार ज्यादा खर्च करेगी। सरकार क्या करेगी? ज्यादा खर्च करेगी। और सरकार ज्यादा खर्च करेगी तो टैक्स में क्या कर दे, मतलब लोगों को ग्रोथ रेट मंदी के समय में राहत देने के लिए टैक्स में क्या कर देगी? कमी कर देगी। समझे? एक बार और समझा देता हूँ मैं। देखो इकोनॉमी में दो सिचुएशन होते हैं, तो ग्रोथ रेट होते हैं या ग्रोथ रेट कम होती है। जब ग्रोथ रेट होती है तो सरकार के पास ऑप्शन रहता है कि हम कौन सी फिस्कल पॉलिसी अपनाएं। फिस्कल पॉलिसी दो प्रकार की, प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी, काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। प्रो का मतलब होता है साथ साथ। जब ग्रोथ रेट ज्यादा होगी तो सिंपल सी बात है कि कस्टमर भी क्या करेंगे? खर्च ज्यादा करेंगे। तो प्रो जब सरकार प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी अपनाएगी तो सरकार भी ज्यादा खर्च करेगी। तो कस्टमर ये भी ज्यादा खर्च, ये भी ज्यादा, ये भी सब ज्यादा कर रहे हैं और सरकार टैक्स को बचा, और सरकार चाहेगी कि हम भी ज्यादा खर्च करें तो टैक्स में कमी कर देगी। ठीक है, इसमें उल्टा होता है। मतलब जब ग्रोथ रेट हो रही है सब खर्च तो करेंगे, सरकार कम खर्च करेगी और टैक्स बढ़ा देगी। प्रो का मतलब साथ साथ, मतलब कि सब पैसे बचाएंगे तो सरकार भी पैसे बचाएगी, और पैसे बचाने के लिए टैक्स को क्या कर देगी? बढ़ाने का कार्य करेगी। ठीक है, काउंटर फिस्कल पॉलिसी में सब कम खर्च कर रहे हैं लेकिन सरकार ज्यादा खर्च करेगी और टैक्स को और लोगों को राहत देने के लिए टैक्स में कमी कर देती है। स्पष्ट है? मतलब मैं एक टेबल से बना देता हूँ, उसको आप याद रख लेना। जैसे यहाँ पर लिखा प्रो फिस्कल पॉलिसी, काउंटर COU है, फिस्कल पॉलिसी। समझ गए? और यहाँ पर समृद्धि दर में क्या हो रही है? समृद्धि दर बढ़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर समृद्धि दर यानी ग्रोथ रेट का कम है। तो सरकार जो, तो प्रो फिस्कल पॉलिसी का मतलब है कि साथ साथ सब लोग पैसे खर्च करें तो सरकार भी क्या करेगी? खर्च को बढ़ाएगी। ठीक है, और खर्च करेगी तो सामान्य सी बात है टैक्स को कम लेगी। जब समृद्धि दर हो रही है तो प्रो के साथ सरकार भी क्या करेगी? कम करेगी। कम करेगी तो टैक्स को बढ़ाएगी। और काउंटर फिस्कल पॉलिसी में जब सब लोग ही खर्च करें तो सरकार यहाँ पर पैसे को क्या करेगी? कम खर्च करेगी और टैक्स को क्या करेगी? बढ़ाएगी। टैक्स को क्या करेगी? बढ़ाएगी। और यहाँ पर अगर, तो सरकार यहाँ पर खर्च को क्या करेगी? बढ़ाएगी और टैक्स को क्या करेगी? कम करेगी। ये आपको याद रख लेना है। और एक बार मैं बता देता हूँ, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी दोनों का कार्य होता है इन्फ्लेशन और रिसेशन, आई मीन मुद्रास्फीति और मंदी दोनों को नियंत्रण करने का काम होता है। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है या मॉनेटरी पॉलिसी है वो सबसे अहम भूमिका निभाती है मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने में। और जो मंदी है, मंदी को नियंत्रण करने में फिस्कल पॉलिसी अहम भूमिका निभाती है। स्पष्ट बात है? आज की इस बात के बाद भी इस चर्चा के बाद हमारे लेक्चर को समाप्त करते हैं। और मुझे आशा नहीं तो कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करते हैं। थैंक यू माय डियर फ्रेंड।